हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। भाई क्या हाल है जी? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? है ना, मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा आता है हमें। देखो जी, मौज मस्ती करते करते आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एयर। क्या होती है ये हवा, इसके बारे में हम जानेंगे। समरी के फॉर्म में चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो सिर्फ उतना मिलेगा जितना आपके लिए नीडी होगा, जितना आपके लिए जरूरत होगी, उससे ज्यादा की अपन को नीड नहीं है। ठीक है, बिल्कुल उतना पॉइंट टू पॉइंट आपको आज पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और जितना आपको पता होना चाहिए। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना एटमॉस्फेयर। क्या होता है भैया एटमॉस्फेयर? और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। पहला, ज्योग्राफी में बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। दूसरा, साइंस में बार बार आएगा। उसके बाद आप फिजिक्स पढ़ोगे, उसमें बार बार आएगा। तो एटमॉस्फेयर एक बार में समझ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। चलो मैं समझाता हूँ अपने टर्म्स में। क्या होता है? अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ऐसे समझ लो, हमारा अर्थ है ना, उसके ऊपर एक चद्दर ढकी हुई है, हवा की चद्दर, जिसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो ये क्या करता है? एक तो हमें ये एयर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये वो ब्लैंकेट है, जैसे अर्थ इसके अंदर है छोटा सा, तो ये वो ब्लैंकेट, ये वो स्पेस है जिसके अंदर ऐसी हवा है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, या फिर यही हवा है जो हमें बाहर से आने वाली जो हार्मफुल सनरेज है उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ब्लैंकेट मतलब आपने कभी देखा है, जब हम अपने अर्थ पे सांस ले सकते हैं, बट जैसे ही आप कहाँ जाते हो, स्पेस में जाते हो, वहाँ सांस नहीं ले सकते। तो वो ऐसा कौन सा स्पेस है जिसके अंदर आप सांस ले सकते हो, जिसके अंदर नहीं ले सकते हो? ये कैसे पता चलता है? तो इट इज़ नथिंग बट एटमॉस्फेयर। अगर आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी तो स्पेस में आप ऐसे बोलते हैं ना, हम एटमॉस्फेयर से एग्जिट हो रहे हैं। जैसे आप वहाँ से बाहर निकलोगे, ग्रेविटी जीरो हो जाती है और आपको ऑक्सीजन आर्टिफिशियल चाहिए होती है। चलो, आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। होता क्या है एक्चुअली में इसके अंदर? तो इट इज़ नथिंग बट गैसेस। एक लाइन में बताऊं तो कौन सी होती है जी? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये जो सबसे ज़्यादा होती है, बल्क में होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। उसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गॉन, हाइड्रोजन और ये ऐसी बहुत सारी, पर वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब एक बात बताओ, जो एयर होती है ना, वो कभी भी आपको फील नहीं होगी अगर उसमें कुछ टाइनी पार्टिकल ना हो। कभी आप ऐसे चल रहे हो आगे को और एयर आ रही है और आप पीछे को जाना, आप फील करो कि आपको पीछे को धक्का लग रहा है। तो अगर सोचो कोई पार्टिकल ही ना हो हवा में, तो क्या आप कभी वो पुश फील कर पाओगे? साइंटिफिकली सोचो, अब इतने तो तुम बड़े हो गए हो ना। तो वो जो पुश फील होता है ना हमें हवा से, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इससे ये याद रखना। अब परसेंटेज की देखो, आपको टॉप 3 की परसेंटेज पता होनी चाहिए, दैट्स इट। बाकी तो आप कुछ भी लिख दो, समझ जाओगे। नाइट्रोजन की जरूर याद रखना 78% ऑक्सीजन की याद रखना 21%, आर्गॉन की 0 से कम, जिनकी 0 से कम है वो याद रखना कि ये 0 से कम है, 0.93, 1 के आसपास है। और बाकी सब थोड़ी थोड़ी है, आप अपने हिसाब से इन्हें याद रख लो। 0.3, 0.4 कुछ भी लिख देना, कोई नंबर आपके नहीं काटने वाला। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। भैया ऐसा लग रहा है ना साइंस पढ़ रहे हैं? हाँ जी, ये ज्योग्राफी पूरी यार साइंस जैसी ही होती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब नाइट्रोजन, एक दिक्कत है, नाइट्रोजन जो एयर में है ना, प्लांट्स उन्हें डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल होती है। जिन्हें साइंस में पढ़ा है वो जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज इट। अब देखो, सिंपल सी बात मैं समझाता हूँ। ये समझ लो, ये ज़मीन है, इसके ऊपर एक प्लांट है बेचारा, ट्री। यहाँ बहुत सारी नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है? सॉइल है। ठीक है, ध्यान से समझना। बिकॉज ऑफ सर्टेन सिस्टम ये प्लांट डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकता। तो होता क्या है? नाइट्रोजन साइकिल होती है, जिसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन, मानो किसी जानवर के अंदर नाइट्रोजन था, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर नाइट्रोजन होता है। अब वो जानवर मर गया, उसके बाद वो डेड और डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में चला गया। सॉइल ने क्या करा? नाइट्रोजन जो सॉइल को मिली, उसका जो भाई सॉइल और पेड़ की दोस्ती होती है, तो आपस में उन्होंने क्या करा? भाई एक काम करता हूँ, मैं तेरे लिए ऐसी नाइट्रोजन बना देता हूँ जो तू यूज़ कर सके। तो उसने कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को, सो दैट पेड़ उसे यूज़ कर सके इन द फॉर्म अपने रूट्स के थ्रू। हुआ क्लियर? बस, तो इतनी सी होती है नाइट्रोजन साइकिल, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो शाबाश। अब पढ़ते हैं अपन ऑक्सीजन क्या होता है। क्या होता है भाई ऑक्सीजन? ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो हमें सर्वाइवल में हेल्प करती है ना।
चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए एयर में से ब्रीथ करने के लिए। इवन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और ये बात आप छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? विच मेक ऑक्सीजन कॉन्टेंट इन द एयर रिमेन कॉन्स्टेंट। अब देखो भाई, हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन लेते जा रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन देते जा रहे हैं। इसीलिए एक रेशियो फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट बना हुआ है, कम नहीं हो जाती। कभी बहुत ज़्यादा कम हो गई कि सांस लेने में दिक्कत आने लगी है, ऐसा नहीं हो रहा अभी तक। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मे भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो बात करते हैं CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। तो जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके जी, चलो। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय दीज प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जो लाइन मैंने अभी बोली वही लिखी हुई है कि जैसे इंसानों को और जानवरों को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, और वो क्या रिलीज करते हैं? CO2। सिमिलरली प्लांट्स हमसे ऑपोजिट होते हैं, उन्हें चाहिए होती है CO2 और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। However, the balance is upset by the burning of fuel। अब मैंने आपसे क्या बोला था, ये बैलेंस को कौन खराब कर सकता है? पॉल्यूशन, जो किसकी वजह से होता है? फ्यूल्स के बर्न होने की वजह से, कोयला जलाने की वजह से, ऑयल जलाने की वजह से, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बढ़ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो बस पूरी जो साइकिल थी जो अभी तक मेंटेन्ड थी वो खराब होने लग रही है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप आगे जाके IAS की प्रिपरेशन करो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दो, NDA की प्रिपरेशन करो, कुछ भी प्रिपरेशन करो, ये आता ही आता है, तो बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। अब एटमॉस्फेयर हमारा 5 लेयर्स से बना होता है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, परफेक्ट, ठीक है जी। कौन सी होती है? नाम याद रख लो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। और सबके आगे क्या लगाना है? स्फीयर लगाना है। तो स्फीयर तो हो गया याद भैया, पहले याद हो गया, ट्रिक से बता देंगे। अब आपको याद रखना है TSM TE, TSM TE, TSM TE। अब याद रखना ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। अब इनके बारे में जान लोगे तो और इजी हो जाएगा याद करना। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ये क्वेश्चन 110% लिख के ले लो, आउट है तुम्हारा पेपर, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। चलो, most important layer as the air we breathe exists here and almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। तो ये वो लेयर होती है जो हम इंसानों के और हम जानवरों के पास होती है। मतलब तो मैं क्या बोला आपको कि ये वो लेयर है जो हम इंसानों और जानवरों के पास रहती है। यानी कि हमारे जितने भी फिनोमेना है ना, हम एयर को जितना भी जानते हैं वो सब यही लेयर है। यानी कि हम हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो इसी में होती है, हमें नाइट्रोजन चाहिए होती है वो इसी में होती है। जितने फिनोमेना जैसे कि रेन, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सब कुछ इसी लेयर के अंदर होता है। तो अगर आप अपनी मुंडी ऊपर उठा के देखो और जहाँ तक भी आपको आसमान दिख रहा है ना, जो भी बादल जो दिख रहे हैं वो सब क्या है? वो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपो हमारा, ठीक है जी। चलो, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर जमीन से ऊपर तक की लेयर किसकी होती है? ट्रोपोस्फेयर की होती है। अगला आता है स्ट्रैटोस्फेयर। अब ये क्या होता है? ये जस्ट अबव होता है ट्रोपोस्फेयर के और इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर। ये काफ़ी बड़ा होता है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ये वो लेयर होती है जस्ट बादलों से ऊपर, इसमें कोई क्लाउड्स नहीं होते, एंड एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमेना लाइक मेकिंग कंडीशंस मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और इसमें ऐसा वेदर होता है कि जहाँ पे एरोप्लेन्स उड़ाने के लिए बहुत अच्छा वेदर है, बिकॉज वहाँ पे ना देखो बारिश उसके नीचे हो रही है क्योंकि बारिश ट्रोपोस्फेयर में होती है, फॉग होता है ट्रोपोस्फेयर में होता है, जितनी भी दिक्कतें होती है ट्रोपोस्फेयर में होती है, और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है स्ट्रैटोस्फेयर में। इसलिए बेस्ट होता है, सारे प्लेन कहाँ उड़ते हैं? स्ट्रैटोस्फेयर में होते हैं। बड़े बड़े एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC गवर्नमेंट वगैरह के जितने एग्जाम होते हैं कि कौन सा बेस्ट लेयर होती है जिसमें एयरप्लेन्स उड़ाने चाहिए, तो आपको अब आंसर पता होना चाहिए, इट इज़ नथिंग बट स्ट्रैटोस्फेयर। उसके अलावा इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। ओजोन गैस का आपने नाम सुना ना? ओजोन लेयर, हमारे अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है जो कि हमें UV रेडिएशन से बचाती है, जिसमें आपको पता होगा एक गड्ढा भी हो गया है अंटार्कटिका में। नहीं भी पता तो छोड़ो यार, तुम क्या, कोई नहीं। पॉइंट ये है कि ओजोन लेयर एक होती है हमारे पूरे अर्थ के ऊपर जो हमें प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है और हमें बचाती है हार्मफुल लेयर से, ठीक है। और ये किसका पार्ट होती है? दिस इज नथिंग पार्ट ऑफ स्ट्रैटोस्फेयर। ओके जी, चलो अगला है मीजोस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच लाइज अबव द स्ट्रैटोस्फेयर। तो तीसरी लेयर है और ये जस्ट ऊपर होती है स्ट्रैटोस्फेयर के। ये आंसर बड़ा करने का ना तरीका होता है, इस टाइप की लाइनें लिखना। एक बार लिख दो, आंसर बड़ा हो गया।
है ना, ये सब में लिख दो। इट इज़ द सेकेंड लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फेयर, ऐसे तुम सब में लिख सकते हो। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर्स, सबसे पहले 13, फिर 50, अभी 80 और बड़ा हो गया। और मीटोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। आपको पता है स्पेस से बहुत सारे छोटे छोटे मीटोराइट्स हमारे अर्थ की तरफ आने की कोशिश करते हैं, बट वो इसी 80 किलोमीटर की लेयर इतनी बड़ी है, इसमें आते आते जल जाते हैं और पूरे खत्म हो जाते हैं, राख बन जाती है उनकी, कि वो नीचे तक कुछ आता ही नहीं है। अगला आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो से नाम याद रखना, इट इज टेम्परेचर बेस्ड, ठीक है, टेम्परेचर, थर्मो टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। और उसके बाद होता है एक आयोनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयोनोस्फेयर होती है जो इसका पार्ट होती है, और आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होती है, सीनियर क्लासेस में जानोगे, बट अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि थर्मोस्फेयर का एक पार्ट होता है आयोनोस्फेयर। ओके, चलो, इसकी रेंज होती है 80 से लेके 400 किलोमीटर तक, और यही हेल्प करती है आपकी रेडियो ट्रांसमिशन में। रेडियो ट्रांसमिशन मतलब सैटेलाइट के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है वो इसी के थ्रू हो पाता है। लास्ट आती है एक्सोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सो। एक्सो से नाम याद रखना, ये एकदम बाहर की लेयर है। इसमें हवा बहुत ही कम होती है, बहुत ज़्यादा ही कम। लाइट गैसेस जो कि बहुत हल्की गैसेस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, वो इस एरिया में फ्लोट करती हैं। स्पेस से जुड़ा होता है, एकदम स्पेस इसके जस्ट पास होता है। वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं। वेदर इज आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब किसी भी अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में हमने सारी लेयर्स पढ़ ली, अब बात करते हैं उसकी अलग अलग दो चीज़ों के बारे में। पहला वेदर, दूसरा क्लाइमेट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या हैं? वेदर क्या होता है? आर टू आर डे टू डे कंडीशन एटमॉस्फेयर की क्या है। अगर आपसे कभी सब लोग पूछते हैं ना, भाई आज का कैसा वेदर है, व्हाट इज़ द वेदर टुडे, आज का कैसा मौसम रहने वाला है, तो ये तो आपने बहुत सुना होगा। बट अगर कोई आपसे पूछे भाई ये बता मतलब क्या होता है वेदर का, तो तुम बता पाओगे डेफिनेशन? तो डेफिनेशन आज समझ लो। एक्चुअली इट इज़ एटमॉस्फेयर की अभी कंडीशन क्या है, इसे बताने को कहते हैं वेदर बताना। समझ में आया? ठीक है, तो इट इज़ आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके जी। इट कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और ये बदल सकता है। जैसे कि आज धूप निकली, कल बारिश हो गई, परसों बर्फ़ पड़ गई। हाँ, बर्फ़ नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा हो गया थोड़ा, बट एकदम से बहुत ठंडा पड़ गया, बहुत गर्मी पड़ गई, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब बात करें क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस की, तो देखो भाई, एंटार्क्टिका में मौसम कैसा रहता है? सबको पता है कि वहाँ बर्फ़ पड़ती है ज़ोरदार वाली। अब वहाँ पे एकदम से फूल खिल जाए, ऑटम आ जाए, ऐसा नहीं होता ना। तो ये होता है क्लाइमेट, किसी जगह का कोई लॉन्ग टर्म के लिए, वहाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ का कैसा वेदर है, उसे कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। यहाँ पे हम और किसी तरफ नहीं जाएंगे और सिंपल समझेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। आज कहते हैं आज का तापमान कितना है, आज का टेम्परेचर कितना है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ये डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, और आज कितनी गर्मी और कितनी सर्दी है, बस यही बताना होता है। टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब जो टेम्परेचर है वो हाँ रात और दिन में तो चेंज होता ही होता है, उसके अलावा वो सीजन में भी चेंज होता है। सर्दियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में गर्म रहता है, नाम से ही पता चलता है। इंसोलेशन क्या होता है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है तो ध्यान से समझना। इंसोलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो इंसोलेशन वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसी जगह का टेम्परेचर कैसा होने वाला है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो भाई इंसोलेशन यानी कि वो जगह किसी जगह का वो फैक्टर जिससे वहाँ पे सोलर एनर्जी कितनी आती है ये पता चले। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी एक जगह पे पता है कि यहाँ धूप ज़्यादा ही आएगी, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे गर्मी ही होगी, वहाँ बर्फ़ तो नहीं पड़ जाएगी। और जहाँ पे धूप सबसे कम आएगी वहाँ पे सर्दी ही होगी, है ना। तो इसीलिए इंसोलेशन बहुत ज़रूरी है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। अब जो इंसोलेशन है मतलब क्या है, वहाँ पे धूप आना, तो इक्वेटर पे वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि सन ऐसे होता है हमारे साइड में, और पोल्स पे वो सबसे कम होता है क्योंकि रेज ऐसे आती हैं, पहुँच ही नहीं पाती हैं, बहुत कम पहुँच पाती हैं पोल्स पे। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हालत आप सब जानते हो वहाँ पर क्या हाल है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। अगर आप बात करो सिटीज़ की तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ गर्माहट ज़्यादा होती है। वहीं पे आप थोड़ा सा सिटी से बाहर की तरफ जब भी जाते हैं ना हम बाइक वगैरह से, तो एकदम से ठंड सी शुरू हो जाती है। क्यों होती है अब बात करते हैं। द कंक्रीट एंड मेटल्स बिल्डिंग्स एंड द एशफॉल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट।
तो होता क्या है, शहर में क्योंकि कंक्रीट ज़्यादा है, बिल्डिंग ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं बिल्डिंग्स वगैरह और रात में उसको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से दिन में तो धूप रहती है और रात में इस रिलीज़ की वजह से गर्माहट रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर प्रेशर की। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे एयर कितना प्रेशर लगा रही है उसे कहते हैं एयर प्रेशर। क्या समझ में आया? अर्थ के सरफेस पे एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसे कहते हैं एयर प्रेशर। The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. अब देखो, सी लेवल की बात करें तो सी लेवल सबसे नीचे का पॉइंट होता है। सी लेवल यानी कि सी में जहाँ ज़मीन है, ठीक है, वो लेवल। अब सिंपल सी बात है, वहाँ पे एकदम डाउनिश एयर है, जो सबसे भारी गैसेस हैं सबसे नीचे होंगी, तो सबसे भारी हैं तो नीचे ज़्यादा प्रेशर लगा रही होंगी, इसीलिए वहाँ का प्रेशर सबसे ज़्यादा। वहीं पे जैसे जैसे ऊपर गए तो वहाँ पे हल्की हल्की गैसेस बची हैं, हल्की गैस बेचारी क्या ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी, तो इसीलिए जितना आप ऊपर जाते हो उतना ही एयर प्रेशर डिक्रीज होता है हॉरिजॉन्टली। और हाँ, एयर प्रेशर, हाँ मैंने किसकी बात करी थी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। अब टेम्परेचर ऑफ एयर किसी जगह का कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि वहाँ का एयर प्रेशर कैसा है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ एयर क्या होती है, हीटेड हो जाती है और ऊपर चली जाती है, जिससे एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब देखो, कभी भी आप एयर को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो हीट हो जाएगी, हीट होके वो हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। पानी को देखा है, पानी को गर्म करके उड़ जाता है ना, भाप बढ़ जाती है, तो वही चीज़ है। अब वो भाप ऊपर चली गई तो यहाँ पे प्रेशर जो था वो कम हो गया, उस जगह को कहा जाता है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। और ये वो जहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, वहाँ पे बहुत सारे बादल दिखेंगे आपको आसमान में, और वेट वेदर होता है यानी कि कभी बारिश भी पड़ सकती है। अब जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है, एयर ठंडी हो जाती है, एयर भारी हो जाती है, इसीलिए एयर और नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है और हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। अब हाई प्रेशर एरिया कहलाया जाता है एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। और जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे एकदम आपको साफ आसमान दिखेगा, बादल नहीं दिखेंगे और धूप दिखेगी। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है कि जो एयर है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। अगला टॉपिक आता है विंड। विंड क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अभी मैंने आपको बताया एक फिनोमेना है जिसके अकॉर्डिंग हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाना चाहती है। भाई एक बात बताओ, तुम स्टूडेंट हो, तुम अगर एक ऐसी टीचर है तुम्हें जो बहुत प्रेशर देता है, पढ़ो 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 पढ़ो, हालत खराब करके रखता है, और वहीं दूसरा टीचर है तुमसे कहता है आराम से पढ़ो यार, मैं चिल मार के पढ़ाऊंगा तुम्हें मौज मस्ती के साथ, तो तुम किसकी तरफ भागना चाहोगे? वही जो तुम्हें कम प्रेशर देता है। तो बस हवा भी वही है, सेम हमारा नेचर है, बस वो हमेशा उसके पास जाना चाहता है जो उसे कम प्रेशर दे। प्रेशर कौन लेना चाहता है? तो इसीलिए, और हाँ, इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? हाँ जी, इसे कह दो विंड। इसका क्या नाम रख दिया? विंड। तो अब तो तुम्हें पता है विंड क्या होता है। एयर, जब आपने देखा है कहीं हवा चल रही है बहुत तेज, तुम्हें लगता है वाह हवा चल रही है, दरअसल हवा चल नहीं रही है। हवा कहाँ जा रही है? हवा जा रही है लो प्रेशर एरिया में। आज के बाद जब भी तुम्हें हवा फील हो ना, ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना कि दरअसल हवा चल नहीं रही होती है, हवा कहीं जा रही होती है बेचारी, और तुम तो बीच में आ गए उसके, तुमने तो रास्ता रोक दिया बेचारी का है। तो चलो अब ऐसे याद रखना, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। अब विंड्स होती है 3 टाइप में डिवाइडेड होती है। पहली आती हैं परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, परमानेंट। ये सारी क्या हैं? ये परमानेंट। ये जो नाम आप सुन रहे हो ना, आप गूगल करोगे आप, ये सब आपको वर्ल्ड मैप पे देखेंगी। जैसे अलग अलग विंड्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में परमानेंट पूरे साल के 365 दिन बहती रहती हैं। अगर गलती से भी कोई प्लेन इनके वे में आ जाता है ना, तो वो प्लेन ऐसे उड़ता चला जाता है। ये चीज़ें आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखी होंगी, नहीं तो मुझे तो अच्छे से याद है, एक बार डोरेमोन का एक एपिसोड था, उसमें बड़े अच्छे से समझाया था कि वेस्टर्लीज जो विंड थी उसमें एक प्लेन गायब हो गया था। मुझे तब से वो याद है। आई होप आपने देखा हो तो आपको भी वो याद रहेगा। तो ये सारी वही विंड होती हैं जो साल के 365 दिन चलती रहती हैं, और ये कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे साल चलती हैं। फिर आती हैं सीजनल विंड। ये विंड जो होती हैं ये डायरेक्शन चेंज करती हैं सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मॉनसून विंड इंडिया में जब मॉनसून आता है ना, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं, और वो वैसे टाइम पे नहीं दिखेंगी आपको, गर्मियों में नहीं चलेगी, गर्मियों में लू चलती गंदी,
बात करते हैं लोकल विंड्स की। These blow only during a particular period of day or a year in a small area. For example, land and sea breeze. अब लोकल विंड्स क्या होती हैं? अब सिंपल सी बात है, एक शहर है, एक शहर मान लो गोवा में सी के पास जो रहता है वहाँ भाई बढ़िया हवा चल रही है क्योंकि पास में समुद्र है। वहीं जो दूसरे कोने पे रहता है उसमें हवा नहीं चल रही है, तो दैट इज़ नथिंग बट लोकल विंड। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल कौन सा है? लू चलती है गर्मी में, गंदी लू चलती है, किसी एरिया में चल रही है, कहीं नहीं चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉइस्चर की। देखो ये चैप्टर मैं जानता हूँ थोड़ा बड़ा है, बट इसको हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके आसानी से और मौज मस्ती से कवर करने की। मैं यार पार्ट वाइज वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार में पूरा समझो और चिल मार के खत्म करो। ठीक है, तो मजा आ रहा है कमेंट कर दो फटाक से, शाबाश। चलो अब पढ़ते हैं मॉइस्चर क्या होता है। When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. बच्चे को ये स्टोरी पता है, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पानी को जब उबालोगे वो हवा बन जाता है। तो वही चीज़ जब सी है हमारा, सी समुद्र, पानी, ज़मीन पानी, हमारी ज़मीन पर भी पानी होता है ना, पानी छिड़क देते हो गायब हो जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है वो भाप बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाता है, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे बराबर था ना 6-7 में था, मुझे ये सब चीज़ें घंटा समझ नहीं आती थी क्योंकि कभी टीचर ने इतने अच्छे से समझा ही नहीं। और ये चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते हो और आप कंफ्यूज रहते हो कि एक्चुअली में ह्यूमिडिटी है क्या। ह्यूमिडिटी मतलब गर्मी, ह्यूमिडिटी मतलब सर्दी, ह्यूमिडिटी मतलब पसीना, समझ ही नहीं आ रहा। बट आज अच्छे से समझेंगे। तो देखो, मॉइस्चर कंटेंट यानी कि आपका पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया, उड़ के एटमॉस्फेयर में चला गया। अब इसी को किसी भी टाइम पे क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जब एयर में बहुत सारी वाटर वेपर होती है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? एक ह्यूमिड डे। आज भाई बहुत ह्यूमिडिटी है। अब और ध्यान से समझो, एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर इंक्रीजेज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। और ह्यूमिडिटी इज रिलेटेड टू गर्मी। ऐसा कहते हैं ना, आज बहुत ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। तो ह्यूमिडिटी गर्मी से रिलेटेड क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हवा गर्म होती है। अब अगर हवा गर्म है तो उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा ह्यूमिड होगा। भैया समझ नहीं आया, क्लियर करो, देखो ध्यान से समझना। गर्मी ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा, पानी ज़्यादा इवेपोरेट होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी, वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी तो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो गर्मी मतलब ह्यूमिडिटी। क्लियर? शाबाश। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। और जैसे जैसे वाटर वेपर बढ़ जाता है एक टाइम पे वो ठंडा होने लग जाता है ऊपर जाके। जैसे ही वो अपना ट्रोपोस्फेयर पार करेगा, गर्माहट गई, वो ठंडा होने लग जाएगा। द वाटर वेपर condenses causing formation of droplets of water. Clouds are just mass of such water droplet. और जैसे जैसे ऊपर जाता है ये पानी, ये जो एयर था ये पानी बनने की कोशिश करता है पर सही से बन नहीं पाता, बीच में रह जाता है क्योंकि ना परफेक्ट टेम्परेचर मिल रहा है ना कंडीशन मिल रही। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्लाउड। तो क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड क्या होते हैं? इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स का मास जो होता है ना वो क्लाउड्स होते हैं, इसीलिए वो कभी कभी बह जाते हैं तो उनमें से बर्फ मतलब पानी पड़ जाता है, बारिश हो जाती है। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स कोई जो बादल है वो बहुत हैवी हो जाता है, इतना हैवी क्यों भाई, वो फ्लोट नहीं कर पा रहा अब, तो वो नीचे आने लग जाएगा। और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन मतलब आपका सॉलिड से वापस से लिक्विड बन जाना। तो वापस सॉलिड क्या था? क्लाउड था। लिक्विड क्या होगी? रेन होगी, तो मतलब रेन हो जाती है। आया समझ में पूरा प्रोसेस अच्छे से? देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल की बात आ गई तो रेनफॉल समझ लेते हैं। एक तो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है और नाम याद रखना अच्छे से बस। इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई आज के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, प्लांट्स हैं या फिर जो नदियों से पानी पीते हैं। और नदियों में पानी कहाँ से भरेगा? रेनफॉल से ही तो भरेगा। पॉन्ड्स, तालाब वाला भर जाते हैं ना, इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। यही तो है जो हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर को लेके आती है। इफ रेनफॉल इज लेस, वाटर स्कार्सिटी एंड ड्रॉट अकर। और रेनफॉल कम होती है तो क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर ये ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। तो हमारे नेचर में हर चीज़ ऐसी है जो हमें बराबर मात्रा में चाहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड विद दिस
25 मिनट्स में हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आया तो फटाफट कमेंट कर दो और फटाक से जाके अब मैं जो बनाने वाला हूँ वो है एनसीईआरटी सोल्यूशन की वीडियो, वो फटाक से देख लो, क्योंकि फिर चैप्टर पे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल परसों तरसों जब भी तुम्हारा एग्जाम है तुम फोड़ के आओगे, मैं ये बात जानता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को फटाक से लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब मारो, शाबाश। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।